जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारियां भी अच्छी चल रही होंगी। साथियों, एग्ज़ाम डेट भी आ गई है, 18 फरवरी को एग्ज़ाम भी है आप सभी लोगों का। आप कह सकते हैं इस क्लास को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। मोस्टली ये क्लास जो यूपी पुलिस में, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे एसआई हो, चाहे रेडियो ऑपरेटर हो, असिस्टेंट ऑपरेटर हो, हेड ऑपरेटर हो, इनके लिए भी आप इस क्लास को ले सकते हैं। और कह सकते हैं जिसके अंतर्गत पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था जो आती है उसको मैं आज डिस्कस करूंगा साथियों। जैसे कि इसमें राजस्व है हमारे उत्तर प्रदेश का, ये इससे ये मान लो 2 से 3 क्वेश्चन हर कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो पुलिस विभाग का एग्ज़ाम होता है उसमें आना ही आना रहता है। तो इसमें हम इसी को आज डिस्कस करेंगे साथियों। जैसे कि जिला प्रशासन क्या है, सबसे बड़ा अधिकारी जिले का कौन सा, छोटा कौन सा होता है ना। और कह सकते हैं कि जैसे प्रशासन में कौन कर टैक्स वसूलता है, या पुलिस विभाग में सबसे बड़ा अधिकारी हमारे प्रदेश में कितने कारागार हैं, या सबसे बड़ा उपकारागार, ये सब देखो जैसे दिया है। इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे साथियों हम। तो कह सकते हैं जैसे पुलिस में सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये भी पता होना चाहिए। हमारे प्रदेश में 3 कह सकते हैं कि पीएसी महिला बटालियन खोली गई हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है साथियों, इसलिए मैंने इन सबको इंक्लूड किया हुआ है। और इसमें जो पुराने क्वेश्चन आए हुए भी हैं ये अलग अलग एग्जाम में, तो इनको भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। जैसे ये देखो लिखा भी है ना। तो ये सब जो क्वेश्चन हैं इनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज डिस्कस करेंगे। तो साथियों, इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारी टीम के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैच लाया गया है, जिसमें कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो पहले ये वैकेंसी कह सकते हैं कि इसमें 52,000 बता रहे थे, लेकिन अब ये 60,200 के समथिंग पद आए हुए हैं। तो उसके लिए ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन अब तो आ ही गया है साथियों। अब क्या, अब तो फॉर्म भी पड़ने लगे हैं। तो इसकी एग्ज़ाम डेट भी 18 फरवरी समथिंग कह सकते हैं कि एग्ज़ाम होने के चांस है साथियों। तो इसी को एग्ज़ाम की डेट मानते हुए आप लोग अपनी तैयारी को करते रहें, क्योंकि 11 फरवरी को तो चांस कम लग रहे हैं, क्योंकि आर का यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है 11 फरवरी को ऑलरेडी पहले से है, 11 फरवरी ही था, लेकिन इसी की वजह से इसको 18 फरवरी पुलिस के एग्ज़ाम को डिले किया गया है। तो कोई नहीं, जो भी हमारे साथी हमारे साथ तैयारी करना चाहें तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ज्ञान आरबीएल नाम से ऐप को सर्च करेंगे, ज्ञान आरबीएल। तो कह सकते हैं ज्ञान आरबीएल जो ऐप है इस प्रकार दिख जाएगा आपको, ठीक है। उसको पर जाकर आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। और कह सकते हैं यदि हमारे साथी कोई भी हेड ऑपरेटर हो या असिस्टेंट ऑपरेटर है, इन सब की तैयारी कर रहा हो, तो उसके लिए मात्र 149 रुपये में साथियों ज्ञान आरबी लैब पर केवल साइंस, जो साइंस का है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कह सकते हैं इसको कोर्स भी आपको उपलब्ध है साथियों। तो कह सकते हैं कि यदि आप कह सकते हैं जिसकी पढ़ना चाहें तो आप इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सर जो टीम के द्वारा इसमें मेहनत की गई है। आशा ये रहेगी कि क्वेश्चन इसी से मिलें आपको। और कह सकते हैं ठीक है साथियों, तो मैं आज इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ। इसके अंतर्गत मैं आपको आज पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था को डिस्कस करूँगा। तो साथियों, मैं आपको जैसे बताऊँ कि जो पुलिस है ना, पुलिस में या कोई भी प्रदेश हो, किसी भी प्रदेश का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो डीजीपी होता है। तो जैसे यूपी पुलिस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यूपी पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन है, तो डीजीपी होता है। डीजीपी का मतलब क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं, है ना। अब क्वेश्चन ये भी है कि जबकि जिले का सब पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो जिले का पुलिस विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो पुलिस अधीक्षक, जिसे एसपी कहते हैं। एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। तो एसपी कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है कि जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पर, जबकि बड़े शहर में एसएसपी होता है। कौन होता है, एसएसपी होता है। तथा क्वेश्चन जैसे डीजीपी से ही है तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है
कि हमारे भारत की पहली महिला डीजीपी, तो फर्स्ट वुमेन जो डीजीपी थी, पहली महिला, ठीक है, पहली महिला जो डीजीपी थी, उनका नाम क्या था? तो वो उनका नाम था कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कंचन चौधरी भट्टा, जिसमें दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप लोग सही से लिख लेंगे, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, याद रखना है, ठीक है साथियों। तो नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पर ये देखो रैंक के अनुसार दिया भी गया है। डीजीपी होता है सबसे बड़ा, उसके बाद एडीजीपी होता है ना, कह सकते हैं असिस्टेंट कह सकते हैं, या आईजी नहीं, एडिशनल कहेंगे, एडिशनल। उसके बाद आईजी है ना, उसका डीआईजी होता है, उसके बाद एसएसपी, तो एसएसपी बड़े शहर में होता है, उसके बाद फिर एसपी होता है जो छोटे शहर होते हैं और छोटे से ज़िला होता है उसमें, और एएसपी एडिशनल एसपी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद डीएसपी होता है, डीएसपी ये पीसीएस से भर्ती होती है साथियों, डीएसपी, और कह सकते हैं डिप्टी एसपी बोल देते हैं डीएसपी को। और इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर है, सीओ है ना, सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर के बाद में सब इंस्पेक्टर को ही दरोगा कहा जाता है। क्या कहते हैं? दरोगा, याद रखना। और दरोगा की भर्ती भी आएगी साथियों, ऐसा नहीं है, ठीक है, इसके लिए आप बेताब ना हो, बहुत ही जल्द आएगी दरोगा। उसका हेड कांस्टेबल होता है, हेड कांस्टेबल के बाद कांस्टेबल होता है। तो ये प्रक्रिया है इनकी, ठीक है साथियों। अब मैं आपको बताऊं कि जो पुलिस थाने का जो ये क्वेश्चन कई एग्ज़ाम में आते रहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। जैसे आप ये समझ लें कि पुलिस जो थाना होता है या पुलिस स्टेशन, पीएस बोलते हैं, कार्यालय का लिपिक या रिकॉर्ड कीपर या लेखपाल, तो सीधा सीधा ये समझेंगे कि जो लेखा जोखा रखता है या उसके लिपिक कहते हैं पुलिस थाने का, या रिकॉर्ड कीपर बोलते हैं, वो होता कौन है? तो जो हेड कांस्टेबल होता है वो ही है, कह सकते हैं इन हेड लेखपाल, रिकॉर्ड कीपर, ये लिपिक कहलाता है। अगला पॉइंट ये है कि पुलिस प्रशासन जो है, इसका जो एक्ट था 1861 का, तो पुलिस प्रशासन 1861 के पुलिस एक्ट के तहत संचालित होता है। तो पुलिस प्रशासन किसके तहत संचालित होता है? तो 1861 के पुलिस एक्ट के तहत संचालित होता है। अब जिसके तहत यूपी पुलिस किसके अधीन है? डीजीपी के अधीन है, तो यूपी पुलिस डीजीपी के अधीन है। नेक्स्ट है, वर्तमान में यूपी में कितने केंद्रीय कारागार हैं? तो कह सकते हैं हमारे प्रदेश में वर्तमान में 6 केंद्रीय कारागार हैं, जबकि कितने जिला कारागार हैं? तो यहाँ पर साथियों 60 नगर के 61 कर लेना, 61 जिला कारागार हैं। कितने हैं? जिला कारागार कितने हैं? 61 हैं, जबकि केंद्रीय कारागार 6 हैं। अगला है कि धारा 373A, धारा 373A के तहत कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान वर्दी में, तो कौन सी धारा के तहत? 373A के तहत, जैसे कोई भी पुलिसकर्मी जब ड्यूटी पे होता है उस और वर्दी में भी है, वर्दी में शराब का सेवन नहीं कर सकता है। तो ये किस अधिनियम के तहत बैन है? तो धारा 373A के तहत, जब कोई भी पुलिसकर्मी हो ड्यूटी के दौरान और वर्दी में हो तो शराब का सेवन नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कि शराब अपराधों का पता लगाने व चालान करने का अधिकार ये किसके पास होता है? तो जो शराब के ठिकाने होते हैं उनका पता लगाने के लिए जैसे छापेमारी होती है और उनका चालान करने का अधिकार ये एक्साइज इंस्पेक्टर के पास होता है। किसके पास होता है? एक्साइज इंस्पेक्टर हो या कह सकते किसी भी सामान्य पुलिस अधिकारी। तो ये भी पॉइंट आपको नोट करना है, कौन सा? किसी भी सामान्य पुलिस अधिकारी के पास भी यह अधिकार होता है। नेक्स्ट है कि जो डीएसपी होता है कि भर्ती परीक्षा किसके द्वारा संपन्न कराई जाती है? अभी हमने आपको बताया था पीसीएस के द्वारा भर्ती होती है, ठीक है साथियों। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, तो डीएसपी की भर्ती किसके तहत होती है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा संपन्न कराई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब इंस्पेक्टर को नियुक्ति किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। जो सब इंस्पेक्टर या दरोगा होता है उसका नियुक्ति अधिकारी होता है जोनल डीआईजी। तो उसके जोन का जो डीआईजी होता है वो सब इंस्पेक्टर का नियुक्ति अधिकारी होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दरोगा या सब इंस्पेक्टर का नियुक्ति अधिकारी कौन होता है? तो जोनल डीआईजी जो होता है वो सब इंस्पेक्टर या दरोगा का नियुक्ति अधिकारी होता है। नेक्स्ट है, यूपी को 8 जोन में बांटा गया है। तो ये पुलिस जोन है, यूपी के 8 पुलिस जोन हैं तथा 18 रेंज हैं। कितने हैं? 18 रेंज में बांटा गया है। अब नेक्स्ट है कि प्रत्येक जोन का प्रमुख कौन होता है? तो आईजी होता है। तो एक जोन का जो प्रमुख होता है वो आईजी होता है। कौन होता है? आईजी। प्रत्येक रेंज का प्रमुख कौन होता है?
तो रेंज का प्रमुख डीआईजी कहलाता है। तो रेंज कितने हैं? 18 हैं। जोन कितने हैं? 8। और जोन का प्रमुख आईजी है और रेंज का प्रमुख डीआईजी होता है। सबसे बड़ी रेंज कौन सी? तो सबसे बड़ी रेंज है कानपुर रेंज। कौन सी है? कानपुर जो रेंज है ये सबसे बड़ी रेंज है, जिसमें 7 जिले आते हैं। तो याद रखना है कि डीएसपी की भर्ती कौन कराता है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है। और सब इंस्पेक्टर का नियुक्ति अधिकारी कौन होता है? तो जोनल डीआईजी होता है। यूपी पुलिस को 8 जोन में जबकि 18 रेंज में बांटा गया है। और जोन का प्रमुख आईजी जबकि रेंज का प्रमुख डीआईजी होता है। सबसे बड़ी रेंज कानपुर रेंज है, जिसमें कितने जिले हैं साथियों? 7 जिले आते हैं। नेक्स्ट है एचएम कोर्ट की सम्मति के आधार पर आईजी का सिस्टम 1861 में आया था। तो कौन सी सम्मति के आधार पर आईजी जो है आया है? तो 1861 के में आया था। किस सम्मति के आधार पर? एचएम कोर्ट सम्मति के आधार पर। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। नेक्स्ट है आज़ादी के बाद पहले आईजी कौन थे? तो पीएन जो लाहिड़ी हैं ये आज़ादी के बाद भारत के पहले आईजी बने थे। ठीक है, तो पहले हमारे आईजी कौन हैं? पीएन लाहिड़ी। अगला है जबकि 1981 में डीजीपी का सिस्टम आया था। तो डीजीपी का सिस्टम कब आया था? 1981 में, जिसके तहत यूपी के पहले डीजीपी कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1981 में डीजीपी का सिस्टम आया, जबकि 1861 में कह सकते हैं कि आईजी का आया था। तो आईजी 1861 एचएम कोर्ट समिति के आधार पर। और आज़ादी के बाद पहले आईजी पीएन लाहिड़ी, जबकि 1981 में डीजीपी का सिस्टम आया। और यूपी के पहले जो डीजीपी थे वो महावीर सिंह गंगवार थे। कौन थे? महावीर सिंह गंगवार। ये हमारे उत्तर प्रदेश के पहले डीजीपी बने थे। नेक्स्ट है किसी गांव का जो चौकीदार होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? वो होता है एसपी के प्रति। किसके प्रति होगा? एसपी के। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ चुका साथियों क्वेश्चन ये प्रीवियस में। एसपी या पुलिस अधीक्षक। नेक्स्ट है कि पुलिस की डायरी को क्या कहते हैं? तो पुलिस की डायरी को जीडी या जनरल डायरी कहा जाता है। क्या कहते हैं? आपने सामान्य रूप से गाँव में सुना होगा कि जीडी में नाम नहीं लिखना चाहिए, नहीं तो दिक्कतें आ जाती हैं ना। तो पुलिस की जो डायरी होती है उसे जीडी या जनरल डायरी कहते हैं, या सामान्य डायरी। तथा सड़कों पर गश्त लगाने के लिए सिविल पुलिस की नियुक्ति की जाती है। ये इम्पोर्टेंट है, और आपकी भर्ती सिविल पुलिस की ही आई है साथियों। तो सड़कों पर गश्त लगाने के लिए सिविल पुलिस की नियुक्ति की जाती है। तथा किसी भी लावारिस सामान को कोई भी पुलिस कर्मचारी जब्त कर सकता है। इम्पोर्टेंट, तो कोई भी लिखा है ना, कोई भी पुलिस कर्मचारी। याद रखेंगे कि जैसे कहीं भी आप जाते हैं, आप गश्त लगाने गए, पुलिस में हैं, पुलिस में सिपाही है, कोई भी है, कोई भी कर्मचारी है पुलिस के, वहाँ पर आपको सामान पड़ा हुआ मिला, कोई भी लावारिस सामान है, उसमें कुछ भी पड़ा है, तो उसको आप जब्त कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पुलिस की डायरी जनरल डायरी है ना। गश्त लगाने के लिए सिविल पुलिस की नियुक्ति होती है, और कोई भी कर्मचारी लावारिस सामान को पुलिस का जब्त कर सकता है। किसी भी, अब जब्त करने का मतलब अपने पास नहीं रख सकता है, जब्त करके अपने थाने में लाएगा, में कह सकते हैं। तो किसी भी राज्य में पुलिस की संस्था को कम ज़्यादा वहाँ का कि राज्य सरकार करती, क्योंकि पुलिस किसका विषय है? तो पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है, इसलिए। ठीक है साथियों, तो कह सकते हैं जबकि दिल्ली पुलिस राज्य सूची में नहीं आता है, दिल्ली पुलिस केंद्र सूची का, संघ सूची का विषय है, इसीलिए तो वहाँ पर अरविंद केजरीवाल कहते रहते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि पुलिस की संख्या को कम और घटा और बढ़ा कौन सकता है? तो राज्य सरकार घटा बढ़ा सकती है। जैसे आपकी भर्ती प्रक्रिया भी है, ठीक है, या भर्ती प्रक्रिया तो पुलिस का भर्ती बोर्ड करेगा, लेकिन ये कहे जाए कि हमें पुलिस इतनी रखनी अपने राज्य में या और करनी, तो वो राज्य सरकार का उसका नियम मिलाती है। तो ग्राम पुलिस का अधिकार, तो ग्राम पुलिस का अधिकार किसके पास होता है? ये एसपी के पास होता है, ग्राम पुलिस का अधिकार। नेक्स्ट है पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है, जबकि दिल्ली पुलिस किसमें आती है? संघ सूची के अंतर्गत आती है। अगला पॉइंट है 24 फरवरी 1981 को, कब? 24 फरवरी 1981 को डीजीपी के पद को स्वीकार किया गया था। कब? देखो हमने आपको बताया था कि डीजीपी का सिस्टम कब है? 1981 में, तो 24 फरवरी को। तो कौन? महावीर सिंह गंगवार उत्तर प्रदेश के पहले डीजीपी थे, स्वीकार किया। पुलिस के सभी राजपत्रित अधिकारी डीजीपी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? डीजीपी के अंतर्गत आते हैं। राजपत्रित का मतलब होता है गजेटेड ऑफिसर,
तो जितने भी गजेटेड ऑफिसर हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, डीजीपी के अंतर्गत आते हैं, तथा सभी अराजपत्रित अधिकारी डीआईजी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गजेटेड ऑफिसर हैं वो डीजीपी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, और जो नॉन गजेटेड ऑफिसर हैं वो कैसे डीआईजी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, रेलवे पुलिस का भी सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी ही होता है। तो याद रखना कि रेलवे पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, डीजीपी होता है, ठीक है, क्योंकि रेलवे पुलिस राज्य सरकार के अधीन होती है। किसके अधीन होती है, राज्य सरकार के अधीन। डीएम एवं पुलिस के बीच समन्वय कौन करता है, तो डीएम हो और पुलिस, इनके बीच में जो समन्वय है वो एसपी करता है। कौन करता है, समन्वय एसपी। जबकि एसपी एक वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्येक थाने का निरीक्षण करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में आ जाए कि पूरे जिस जिले का वो एसपी है तो कम से कम प्रत्येक थाने का एक वर्ष में कितनी बार निरीक्षण करना चाहिए उसको, तो कम से कम एक बार तो प्रत्येक थाने का निरीक्षण एक वर्ष में उसको करना चाहिए, ठीक है, किसको, एसपी को। याद रखना है थाने का जो नियंत्रण है वो कौन करता है, तो थाने का नियंत्रण किसके हाथ में, एसओचे के हाथ में होता है, एसएचओ। ये याद रखना ट्रिपल स्टार होता है। कौन होता है, एसएचओ जो है वो ट्रिपल स्टार होता है साथियों, ठीक है, दरोगा से बड़ा होता है, इंस्पेक्टर के समकक्ष होता है, ठीक है, एसएचओ। तो थाने का नियंत्रण अधिकारी एसएचओ होता है, जबकि इंस्पेक्टर का स्थानांतरण डीआईजी करता है। अच्छा, इंस्पेक्टर का स्थानांतरण कौन करता है, तो डीआईजी करता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो आबकारी मामलों पर आयोजित जो वार्षिक सम्मेलन होता है, तो कह सकते हैं में व्यक्तिगत एसपी की उपस्थिति आवश्यक होती है। तो याद रखना कि आबकारी मामलों पर जो आयोजित वार्षिक सम्मेलन है उसमें व्यक्तिगत रूप से किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है, तो एसपी की, जो जिले का पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है एसपी, क्योंकि जिले में पुलिस की कमान एसपी के हाथ में होती है, याद रखना है। आर्म्ड पुलिस का प्रभारी भी कौन होता है, आर्म्ड पुलिस का प्रभारी भी डीआईजी होता है। तो आर्म्ड पुलिस का मतलब जैसे अपना पीएसी है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, और पीएसी के अंतर्गत अभी जैसे एसएसएफ बना दिए साथ ही, ठीक है, तो पीएसी से स्पेशल सर्विस फोर्स जिसे कहते हैं एसएसएफ, है ना, तो ये आर्म्ड पुलिस के अंतर्गत आती है। तो इसका प्रभारी कौन, डीआईजी होता है, इंपॉर्टेंट है। एसएचओ की अनुपस्थिति में सब इंस्पेक्टर प्रभारी होता है। अच्छा, ये है कि जैसे एसएचओ नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में तो थाने का प्रभारी कौन होगा, इंस्पेक्टर होगा। कौन, सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर मतलब दरोगा, क्योंकि पुलिस स्टेशन का प्रथम अधिकारी सब इंस्पेक्टर तथा द्वितीय अधिकारी एएसआई होता है, इम्पोर्टेंट है। तो पुलिस स्टेशन का ये भी पूछा जाए कि प्रथम अधिकारी कौन होता है, तो प्रथम अधिकारी सब इंस्पेक्टर ही होता है तथा द्वितीय अधिकारी एएसआई होता है। जबकि एसएचओ जब नहीं है, वैसे तो थाने का नियंत्रण एसएचओ करता है, ट्रिपल स्टार होता है, इंस्पेक्टर के समकक्ष होता है, उसकी अनुपस्थिति में सब इंस्पेक्टर प्रभारी होगा। और क्योंकि पुलिस स्टेशन का प्रथम अधिकारी सब इंस्पेक्टर होता है, जबकि द्वितीय अधिकारी कौन, एएसआई होता है। नेक्स्ट है कि थाने के एसएचओ तथा एएसआई का स्थानांतरण कम से कम कितने साल तक नहीं किया जा सकता, तो थाने का जो एसएचओ है तथा एएसआई है का स्थानांतरण कम से कम 2 साल तक नहीं किया जा सकता। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, यदि पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, तो ये तो कह सकते हैं संविधान का क्वेश्चन भी है साथियों। तो जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है तो उस व्यक्ति को आने जाने का समय छोड़कर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर किसके समक्ष, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। और कौन सा, आने जाने का समय छोड़कर। जब पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो वो उस डायरी में समय को नोट कर लेती है, जगह को नोट कर ले, समय कि इतने समय और इस जगह से हमने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि उसे 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, इसलिए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकेडमी कहाँ पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, आ चुका है, मुरादाबाद में है। कहाँ पर है, मुरादाबाद, याद रखेंगे। जबकि आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, तो जो पीएसी आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग सेंटर तो सीतापुर में। कहाँ पर है, सीतापुर। और सीतापुर तो साथियों याद रखना है कि सबसे अधिक
ऐसी जनसंख्या वाला ज़िला भी है हमारे उत्तर प्रदेश का। ठीक है, सीतापुर में नैमिसारण है, तपोभूमि है, दधीची का आश्रम है। ठीक है साथियों, सीतापुर में तपोभूमि है ऋषियों की, है ना। तो उत्तर प्रदेश कुल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में, हमारे प्रदेश में 8 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। कितने हैं? पुलिस ट्रेनिंग सेंटर 8 हैं। वर्तमान में डीजीपी, याद रखना है, ये तो बदलते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जब एग्ज़ाम हो तब तक याद रखना, नहीं तो अभी याद रखेंगे। हमारे प्रदेश में वर्तमान में कितनी पुलिस कमिश्नरियाँ हैं? तो हमारे प्रदेश में वर्तमान में 4 पुलिस कमिश्नरियाँ हैं। कितनी हैं? 4 पुलिस कमिश्नरियाँ। नेक्स्ट है, तो जहाँ पुलिस कमिश्नरी होता है, यही तो पॉइंट नोट करने का है, वहाँ पर जो डीएम होता है, डीएम से बड़ा अधिकारी एसपी होता है, जो पुलिस का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एसपी बड़ा है, यहाँ पर आईएएस अधिकारी जो है वो छोटा होता है। ठीक है, कहाँ पर? जहाँ कमिश्नरी सिस्टम लागू होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं लखनऊ, कानपुर, बनारस, गौतम बुद्ध नगर, ये 4 ज़िले हैं जहाँ पर पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ऐसे आ सकता है, निम्न में से कहाँ पर पुलिस कमिश्नरी लागू है, या निम्न में से कहाँ पर पुलिस कमिश्नरी लागू नहीं है? तो 3 इसमें मिल जाएंगे, कोई एक दूसरा दे देगा जिला, है ना। तो लखनऊ, कानपुर, बनारस, गौतम बुद्ध नगर, कौन कौन से जिले? लखनऊ, कानपुर, बनारस, गौतम बुद्ध नगर। और गौतम बुद्ध नगर साक्षरता में भी सबसे अधिक है ना। याद रखना, महिलाओं में, महिला साक्षरता में कानपुर नगर सबसे अधिक है, नगर कानपुर, है ना। अब नेक्स्ट है, जो व्यक्ति इंटरनेट सेवाओं के माध्यम से फेसबुक या व्हाट्सएप से सांप्रदायिक दंगे फैलाता है, तो उसके खिलाफ कई तरीक़ों से कार्रवाई हो सकती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि तो किसके कई तरीके, जैसे कौन कौन से? जैसे कह सकते हैं हम लोग, नहीं कभी कभार कोई सूचना आई और जो सरकार को लगती है नहीं फैलानी चाहिए, तो उसके खिलाफ हम लोग स्टेटस लगाते हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, या ग्रुप में सेंड करते हैं। तो कभी कभी सुना भी होगा कि सरकार ने इनको गिरफ्तार किया हुआ है ना, तो दंगे फैलाते हैं जो, तो कह सकते हैं जैसे आईटी एक्ट हुआ, है ना, और आईपीसी है, अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है ना, गुंडा एक्ट है, इन सब के तहत। ठीक है, तो आईटी एक्ट, आईपीसी एक्ट है, अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है ना, वही रासुका कहते हैं, एनएसए, और गुंडा एक्ट है इसके तहत। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पुलिस की निगरानी में हो जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, आ चुका है, आने के चांस रहते हैं, तो पुलिस थाना प्रबंधक इसकी सूचना धारा 176 के तहत निकटतम मजिस्ट्रेट को देगा। मजिस्ट्रेट मतलब जिला अधिकारी, डीएम को देगा। ठीक है, तो फिर डीएम उसको कह सकते हैं बताएगा किस तरह कैसे निपटना है। ठीक है, याद रखना। जैसे फिर समझेंगे, जैसे कोई भी व्यक्ति है पुलिस की निगरानी में, जिसकी उसकी मृत्यु हो गई, तो कह सकते हैं कि तो पुलिस थाने का जो प्रबंधक होगा, ठीक है, वो इसकी सूचना किसे देगा? तो डीएम को देगा, या मजिस्ट्रेट कहते हैं, और किसके तहत देगा? धारा 176 के तहत देगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्य क्या क्या हैं? तो पुलिस जो स्थापना यूपीपीआरबी है ना, तो जो अभी भर्ती बोर्ड है उसकी हम बात कर रहे हैं कि चयन करना, पदोन्नति करना, स्थानांतरण करना आदि। तो आपकी नियुक्ति करेगा, है ना, भर्ती करके, और पदोन्नति करेगा, आपका प्रमोशन, आपका स्थानांतरण भी अपना बोर्ड करता है, पुलिस भर्ती बोर्ड करता है, पुलिस जो स्थापना बोर्ड कह सकते हैं। अगला पॉइंट है, पुलिस विभाग में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए, इम्पोर्टेंट है, किसको? राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रासुका का गठन किया है। रासुका मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, याद रखना है। ठीक है, जो भी राजनीतिक हस्तक्षेप जो भी होते हैं, जैसे पुलिस के कर्मचारी अब राजनीति करने लगते हैं तो रासुका लग जाता है उन पर। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कितनी पुलिस होनी चाहिए? पुलिसकर्मी होने चाहिए। तो 1 लाख जनसंख्या पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए। कितने पुलिसकर्मी? 222। ठीक है, जबकि हमारे भारत में तो बहुत कम है। ठीक है, ये यूएनओ की रिपोर्ट है। अगला है कि पुलिस व्यवस्था के सभी अधिकारियों को अपने कार्यालय में कम से कम कितने घंटे बैठना अनिवार्य है? तो जो पुलिस व्यवस्था है उसमें ये बताया गया है कि सभी अधिकारियों को कम से कम का अपने कार्यालय में 4 घंटे बैठना अनिवार्य है। ठीक है, कितने? 4 घंटे बैठना। नक्सलवाद से देश के
कितने 11 राज्यों के 90 जिले प्रभावित हैं। तो नक्सलवाद याद रखना है। तो हमारे देश के कितने राज्य, तो 11 राज्य प्रभावित हैं। और कुल कितने जिले प्रभावित हैं नक्सलवाद से, तो कुल 90 जिले प्रभावित हैं। अब उनमें ये तो ज़रूरी है ही, इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यूपी के कितने ज़िले हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश के 3 ज़िले हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं, चंदौली, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ठीक है, चंदौली, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि जैसे कि इस प्रकार हम बता दें, ठीक है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो इधर पे देखो, यहाँ मिर्ज़ापुर, ये सोनभद्र, ठीक है, यहाँ चंदौली है। ठीक है, तो ये जो ज़िले, ये जो क्षेत्र है तीनों, चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, है ना, ये क्षेत्र नक्सल से प्रभावित है हमारे उत्तर प्रदेश का। ये यूपी का मैप हमने बताया आपको। ठीक है, तो इधर ललितपुर 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है, इधर सोनभद्र 4 राज्यों से घिरा हुआ है। तो फिर याद रखना है कि नक्सलवाद से कितने ज़िले प्रभावित हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, 3। वो कौन कौन से हैं, चंदौली, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। अगला है भारतीय पुलिस व्यवस्था का जनक कौन है ना, पुलिस सेवा का जनक, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। कॉर्नवालिस सिविल सेवा का भी जनक है, पुलिस और सिविल दोनों का। ठीक है, याद रखना कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस है। इसी ने दरोगा सिस्टम चालू किया था। तो दरोगा सिस्टम किसने चालू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला पॉइंट है कि FIR की फुल फॉर्म क्या है। ये दरोगा वाले एग्जाम में आ चुका है साथियों। FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, क्या होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या प्रथम सूचना रिपोर्ट। अगला है आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए लखनऊ कमांडो, तो कौन सा, लखनऊ कमांडो ट्रेनिंग सेंटर खोला गया। तो लखनऊ में क्या खोला गया, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर। प्रदेश की पहली केंद्रीय जेल कहाँ स्थापित की गई थी, तो बरेली में। हमारे प्रदेश में पहली जो केंद्रीय कारागार था वो बरेली में स्थापित किया गया था। कितने केंद्रीय कारागार हैं, 6 केंद्रीय कारागार हैं, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम बात करें जिला प्रशासन की। तो जिला प्रशासन ये राजस्व के अंतर्गत है। ठीक है साथियों, तो जो जिला प्रशासन है इसकी जब हम बात कर रहे हैं, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ज़िले में राजस्व वसूलने का क्रम है ना, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जिला प्रशासन का जो मुखिया होता है वो कलेक्टर होता है। कलेक्टर मतलब DM या जिलाधिकारी होता है। तो जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है, कलेक्टर या जिलाधिकारी। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। प्रशासनिक सेवा मतलब IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। अच्छा, सिविल सेवाएं कितनी हैं, तो 3 हैं, IAS है, IPS है और IFS है। तो IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वन सेवा होती है साथियों। तो ये 3 प्रकार के सिविल सेवाएं हैं। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है कौन, DM या कलेक्टर। ठीक है, याद रखना है, वो जिले प्रशासन का मुखिया होता है। नेक्स्ट, जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी पूछा जाए तो कौन है, तो जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी DM या जिलाधिकारी ही होता है। जिला का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होता है, तो ये भी कलेक्टर या DM होता है। तो कह सकते हैं जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होगा, कलेक्टर होगा, DM होगा, है ना, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जिला स्तर पर राजस्व एकत्र करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। तो जिला स्तर पर राजस्व एकत्र करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी जिलाधिकारी ही होता है, याद रखेंगे। राजस्व एकत्र मतलब राजस्व वसूलना। देखिए कि कलेक्टर अपने ज़िले की समस्त तहसीलों व ग्रामों के प्रशासन की देखरेख करता है। तो कह सकते हैं कि ज़िले की समस्त तहसीलों ग्रामों के प्रशासन की देखरेख कौन करता है, कलेक्टर, तथा वह ज़िले में चल रहे सभी कार्यों पर नियंत्रण भी रखता है। तो जिस ज़िले का कलेक्टर है, ज़िले में जो भी कार्य संचालित हो रहे हैं उन पर नियंत्रण कौन रखता है, कलेक्टर रखता है। ज़िले में बात करूं कि गांव व तहसील छोटी इकाइयां हैं।
कैसी इकाइयाँ हैं? छोटी इकाइयाँ हैं। जिले में गांवों के सुव्यवस्थित विकास के लिए विकास खंडों का गठन किया गया है। किसका गठन किया गया? विकास खंड, याद रखना है। नेक्स्ट है विकास खंड के लिए विकास खंड के विकास के लिए बीडीओ, तो ये बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तथा गांवों के विकास के लिए वीडीओ विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, विलेज VILLAG विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। तो जो कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को क्रियान्वित करता है। तो फिर एक बार सुनेंगे तो कह सकते हैं कि जो बीडीओ है इसके समकक्ष एक बीपीओ भी होता है, ठीक है, विलेज पंचायत ऑफिसर होता है, ये विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ठीक है। तो जैसे विकास खंड के विकास के लिए कौन होता है? तो बीडीओ होता है। विकास खंड के विकास के लिए बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, जबकि गाँव के विकास के लिए वीडीओ होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ठीक है, जो कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को क्रियान्वित करता है, याद रखना है, जनता तक पहुंचाता है, क्रियान्वित करता है, संचालन करता है। नेक्स्ट है जिला प्रशासन वरीयता क्रम। तो जो राजस्व में जिले के प्रशासन का जो वरीयता क्रम, राजस्व वसूल करने का, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो जिले में सबसे बड़ा हमने आपको बताया राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी होता है जिलाधिकारी। उसके बाद उप संभाग, जो उप संभाग होता है उसमें उप जिलाधिकारी SDM आ जाता है, SDM, ठीक है, SDM होता है। फिर तहसील में बात करेंगे तो तहसील में तहसीलदार और नायब तहसीलदार, याद रखें। तो देखो कि राजस्व में जिला प्रशासन का जो वरीयता क्रम है राजस्व वसूलने का, उसमें जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उसके बाद नायब तहसीलदार, ठीक है। फिर आ जाएगा कि कानूनगो, और कानूनगो की अब भर्ती डायरेक्ट नहीं होती है, ये जो लेखपाल होते हैं वही इस कानूनगो में कह सकते हैं प्रमोट किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत समय लग जाता है, 15 से 17 साल कम से कम लग जाता है कानूनगो बनने में, ठीक है। तो कानूनगो जो है ये लेखपाल ही होता है। नेक्स्ट है लेखपाल से प्रमोशन होता है, जबकि सबसे हल्का अधिकारी कौन होता है? तो हल्के में तो लेखपाल होगा, क्योंकि अब लेखपाल की जो अमीन का पद होता है वो ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है, अमीन का पद नहीं है। जबकि पहले गांव के स्तर पर राजस्व वसूलता था वो अमीन होता था, ठीक है, अमीन के बाद लेखपाल, फिर लेखपाल के बाद कह सकते कानूनगो, और कानूनगो के बाद में नायब तहसीलदार, ठीक है, कौन? नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के बाद तहसीलदार, फिर उसके बाद SDM, और SDM के बाद जिलाधिकारी या DM। तो DM ऊपर से नीचे चलेंगे, DM के बाद SDM आ जाएगा, ठीक है, DM, उसके बाद SDM, ठीक है, उसके बाद में तहसीलदार, तहसीलदार नायब तहसीलदार, कौन? नायब तहसीलदार, फिर उसके बाद कानूनगो, नायब के बाद कानूनगो, कानूनगो के बाद लेखपाल, उसके बाद अमीन, लेकिन अब अमीन का पद खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट है सबसे छोटा न्यायिक पद किसका होता है? ठीक है, तो सबसे छोटा जो न्यायिक पद है वो नायब तहसीलदार का होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है जिला प्रशासन के कार्य क्या हैं? तो जो जिला प्रशासन है उसके कार्य की बात करूं तो जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है, ये भी जिले प्रशासन के कार्य के अंतर्गत आता है। भूमि व्यवस्था संबंधित कार्य, तो भूमि से संबंधित जो भी कार्य हैं वो करना, ये जिले प्रशासन के कार्य हैं। जैसे भूमि व्यवस्था से संबंधित क्या हो जाएगा? जैसे भूमि की माप, खसरा, खतौनी, ये सब आप लोगों ने शब्द सुने होंगे। भूमि की माप करवाना है ना, जैसे कोई कहता है कि हमारा बंटवारा सही नहीं, सरकारी बंटवारा कराना है तो वो केस डालता है, ठीक है, उसके लिए फिर सरकार टाइम निर्धारित करती है तो लेखपाल, कानूनगो या ये सब जाते हैं। तो भूमि की माप, खसरा, खतौनी, लगान की वसूली, देखो अब लेखपाल करता है, ठीक है, पहले अमीन करता था, लगान की वसूली, है ना। अगला पॉइंट क्या है कि नागरिक सुरक्षा व सभी को विकास के समान अवसर देना, ये भी कह सकते हैं जिला प्रशासन का कार्य है। नागरिक सुविधा व सभी को विकास के समान अवसर देना, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है भूमि व्यवस्था व लगान की वसूली, तो ये भी देख लेंगे। तो भूमि व्यवस्था व लगान की वसूली के अंतर्गत जैसे जिला प्रशासन का जो दूसरा प्रमुख कार्य है वो क्या है? भूमि संबंधी कार्यों की देखभाल व कर वसूली, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जिला प्रशासन का दूसरा प्रमुख कार्य क्या है? तो दूसरा प्रमुख कार्य है कि जो दूसरा प्रमुख कार्य है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि इधर, हाँ,
दूसरा प्रमुख कार्य भूमि संबंधी कार्यों की देखभाल करना व कर वसूली करना। नेक्स्ट कर मतलब टैक्स लगान। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो व लेखपाल कृषि योग्य भूमि का वर्गीकरण, नाप, पैदा होने वाली उपज, लगान आदि का ब्यौरा रखते हैं। तो याद रखना है कि जो कृषि योग्य भूमि है उसका वर्गीकरण हो, उसकी नाप हो, उस पैदा होने वाली उपज है, लगान है, इन सब का कह सकते हैं जो ब्यौरा कौन रखता है, तहसीलदार रखता है, नायब तहसीलदार रखता है, कानूनगो रखता है और लेखपाल रखता है। याद रखना है। नेक्स्ट है प्रशासन। अकाल, महामारी तथा बाढ़ या आग लगने के समय, तो आपने देखा होगा कि जब कह सकते हैं कहीं किसी भी जगह आग लग जाती है या बिजली गिर जाती है तो फसल नष्ट हो जाती है, तो आपने देखा लेखपाल भागते रहते हैं। जब हमारे अधिकारी कौन कौन भागते हैं, तो कह सकते हैं जो ये सब जैसे हमने आपको इधर ऊपर बताए हैं, डीएम भी जाता है, ठीक है। तो जैसे जिलाधिकारी हो गया, तहसीलदार या एसडीएम को भेजेगा, या तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, ये तो जाने ही जाने हैं, नायब और कानूनगो, लेखपाल। ये लेखपाल बाद में हर व्यक्ति की किस व्यक्ति की कितनी कितनी जगह नष्ट हुई, फसल नष्ट हुई, उसका ब्यौरा लिख के भेज देता है ना। तो कह सकते हैं फिर उसका मुआवजा मिल जाता है। तो अकाल हुआ, महामारी हुई, बाढ़ या आग लगने के समय नागरिकों की सहायता करता है, ठीक है। कौन? प्रशासन। नेक्स्ट है पुलिस प्रशासन की बात करूं, वो तो राजस्व का पार्ट था। नेक्स्ट है कि पुलिस का कार्य क्या है, तो कह सकते हैं पुलिस का कार्य कानून व्यवस्था की स्थापना करना। ये पुलिस का एक प्रमुख कार्य के अंतर्गत आता है। किसकी स्थापना करना? कानून व्यवस्था की स्थापना करना। ये क्वेश्चन आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं साथियों, और एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। किसी न किसी पुलिस के एग्जाम में आ चुके हैं ये क्वेश्चन। पुलिस लोगों के जान माल व अधिकारों की रक्षा करती है। तो किसकी रक्षा करती है? लोगों के जान माल व अधिकारों की रक्षा करती है। नेक्स्ट, पुलिस विभाग में सबसे बड़ा पद अभी हमने बताया था डीजीपी होता है, तथा सबसे छोटा कांस्टेबल का होता है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक ज़िले में 5 से 6 सर्किल होते हैं। कितने होते हैं? 5 से 6 सर्किल होते हैं, और उन सर्किल का जो प्रमुख होता है वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट होता है। कौन होता है? डिप्टी सुपरिटेंडेंट, ठीक है, याद रखना है। और जिसमें 10 थाने आते हैं। कितने थाने आते हैं? 10 थाने आते हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट याद रखना है, इसे डीएसपी बोल देते हैं, ठीक, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो प्रत्येक ज़िले में कितने? 5 से 6 सर्किल होते हैं, और उन सर्किल का जो प्रमुख होता है वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट होता है, और जिसमें 10 थाने आते हैं। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक थाने में कम से कम कितने कर्मचारी होते हैं? 30 से 40 कर्मचारी होते हैं, तो जोड़ लीजिए। तो डीएसपी के अंतर्गत कितने पुलिसकर्मी हुए, ठीक है। तो पुलिस इंस्पेक्टर थाने का प्रमुख होता है, ठीक है, तथा इसके अधीन सब इंस्पेक्टर, सिपाही, चौकीदार होते हैं। तो पुलिस इंस्पेक्टर के अंतर्गत कौन कौन होता है, ठीक है। पुलिस इंस्पेक्टर के अंतर्गत होता है सब इंस्पेक्टर, सिपाही और चौकीदार। हमने आपको पुलिस इंस्पेक्टर बताया। इंस्पेक्टर जो होता है ये ट्रिपल स्टार होता है। इंस्पेक्टर जो होता है वो ट्रिपल स्टार होता है। कौन होता है? इंस्पेक्टर को ही एसएचओ कहते हैं। तो हमने एसएचओ बताया था, ठीक है। तो इंस्पेक्टर के अंदर सब इंस्पेक्टर लिखा है, सब इंस्पेक्टर, सिपाही, चौकीदार, याद रखना। देखो हमने कहा सब इंस्पेक्टर हो गया, सिपाही और चौकीदार, थाने का प्रमुख इंस्पेक्टर या एसएचओ। जब वो नहीं, एसएचओ या सब इंस्पेक्टर नहीं होगा तो सब इंस्पेक्टर होता है। प्रत्येक ज़िले में एक जेल होती है जिसका प्रमुख कौन होता है? जेलर होता है, याद रखना है। तथा उसकी सहायता के लिए एक डिप्टी जेलर भी होता है। तो ये पुलिस पीसीएस से आता है, डिप्टी जेलर, ठीक है। प्रदेश में कॉमर्शियल कोर्ट, तो कॉमर्शियल जो कोर्ट होती है वो कितनी है हमारे प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में जो कॉमर्शियल कोर्ट है वो कितनी है? 13 जिलों में गठित की गई हैं। कितने जिलों में? 13 जिलों में। देखिए प्रदेश में कुल श्रमिक न्यायालय कितने हैं? श्रमिक मजदूर न्यायालय तो 20 श्रमिक न्यायालय हैं। कितने हैं? तो ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना है, ठीक है। श्रमिक न्यायालय 20 हो जाएंगे, जबकि कुल जिला कारागार हमने आपको बताया था, वहाँ 60 लिखा था ऊपर में स्टार्टिंग में, तब हमने 61 किया था वहाँ पे। तो प्रदेश में कुल जिला कारागार है वो 61 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 61 जिला कारागार हैं। जबकि मैं बात करूँ कि प्रदेश में उप कारागार कितने हैं, तो उप कारागार जो हैं वो कह सकते हैं डिप्टी जेल तो 2 हैं। कितनी हैं? 2, महोबा और देवबंद में है। महोबा और देवबंद, याद रखना है। प्रदेश में केंद्रीय कारागार कितने हैं? तो प्रदेश में 6 केंद्रीय कारागार हैं, ठीक है। इटावा में भी बन गया है, ठीक है, इटावा। तो केंद्रीय कारागार कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे,
बरेली पहला था हमारे प्रदेश का केंद्रीय कारागार, दूसरा आगरा, तीसरा वाराणसी, चौथा फतेहगढ़। फतेहगढ़ में जो कह सकते हैं फरक्काबाद में फतेहगढ़ है ना, फतेहगढ़ की जेल है। और नैनी इलाहाबाद, प्रयागराज कहेंगे नैनी, तथा इटावा। तो अब हमारे प्रदेश में 6 केंद्रीय कारागार हैं। बरेली में पहला है, सबसे नया इटावा में बना है। पहला केंद्रीय कारागार कह सकते हैं कि यहाँ पे कह सकते हैं, जाइए साथी थोड़ा डाउट लग रहा है वैसे। पहला केंद्रीय कारागार है तो इसमें साथियों ठीक है, हाँ वहाँ पर बरेली ना होके ठीक है आगरा ही सही है, 1844 में हुआ था, सही है। और मैं बात करूँ कि प्रदेश में आदर्श कारागार कितने हैं, तो आदर्श कारागार जो हैं वो हो जाएंगे कह सकते हैं आदर्श कारागार कहाँ पर, लखनऊ में है, 1849 में बना था। उसका आगरा ही कर लेना, बरेली नहीं होगा, ठीक है, और आगे हम कर देंगे। तो प्रदेश में नारी बंदी निकेतन कितने हैं, तो नारी बंदी जो निकेतन है वो कहाँ पर है, तो 2 हैं। तो नारी बंदी निकेतन याद रखना है, ठीक है, लखनऊ में है। और कह सकते हैं किशोर कारागार कितने हैं, तो किशोर कारागार जो हैं वो बरेली में है, कहाँ पर है, बरेली में है। अगला है कि संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूपी स्पेशल का पार्ट है बेसिकली। तो संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में है, कहाँ पर है, लखनऊ में है। इनको यूपी स्पेशल में भी पढ़ाया जाएगा आपको। तो लखनऊ में 1940 में स्थापित हुआ था संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान, इंपॉर्टेंट है साथियों, इंपॉर्टेंट। मार्च 2021 तक प्रदेश में कितने दमकल या अग्निशमन केंद्र कार्यरत हैं, तो ये कह सकते हैं ये उस समय आया था यूपी एएसआई में, तो 144 थे। कितने थे, 144 दमकल, याद रखना है, केंद्र संचालित हैं। नेक्स्ट है कि प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है, तो पुलिस महानिदेशक, हमने आपको बताया डीजीपी होता है, ये आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में नगर पालिका बोर्ड, जिसे म्यूनिसिपल कहते हैं, कितने हैं, तो 226 हैं, उस समय का है, अब तो घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो नया बताए, करंट में आपको बताया जाएगा जो भी बदला हुआ होगा उसकी निष्फिक्र रहना है। उत्तर प्रदेश में आतंकवाद विरोधी दस्ते कह सकते हैं एंटी टेरर स्क्वाड का गठन कब किया गया था, तो आतंकवाद विरोधी दस्ते का गठन 2004 में हुआ था, याद रखना है। अगला है उत्तर प्रदेश में आतंकवाद विरोधी दस्ते है ना, तो कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, तो लखनऊ में है, कहाँ पर है, लखनऊ में। देख रहे हो यूपी एएसआई में कितने लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं ये प्रशासनिक व्यवस्था से। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस के लिए आपातकालीन फ़ोन नंबर कौन सा है, तो 108 है, ये भी उस समय आया हुआ था, लेकिन अब तो कह सकते हैं 112 डायल किया जाता है, ठीक है। मार्च 2021 में 21 के समय उत्तर प्रदेश में महिला पावर हेल्पलाइन, तो मार्च 2021 के समय उत्तर प्रदेश महिला पावर हेल्पलाइन कितना 100,090 की प्रमुख कौन थी, तो नीरा रावत, याद रखना है। तो करंट में यदि बदली होंगी तो आपको बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नीरा रावत। नेक्स्ट राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेनाध्यक्ष कौन होता है, तो राज्य आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण होता है उसका जो पदेनाध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है, याद रखना है। और केंद्र में प्रधानमंत्री होता है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम कब पारित किया गया था, तो उत्तर प्रदेश में जो भूमि राजस्व अधिनियम है ये 2001 में आया था, कब आया था, 2001 में। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम, तो उत्तर प्रदेश जो ग्राम आबादी अधिनियम है वो 1947 में आया था, कब आया था, ग्राम आबादी अधिनियम 1947। उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम 1901, याद रखना है। एनडीआरएफ की पहली महिला कमांडो बटालियन कहाँ, इंपॉर्टेंट है, तो एनडीआरएफ की नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, आपदा जो होता है ना, राष्ट्रीय प्रतिक्रिया मोचन जो बल होता है, आपदा मोचन बल, ठीक है, तो गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में खोली गई है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में एनडीआरएफ की पहली महिला कमांडो बटालियन है वो कहाँ पर, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में खोली गई। और हापुड़ हमारे उत्तर प्रदेश का कह सकते हैं कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन हो जाएगा, हापुड़ हो जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और कह सकते हैं जनसंख्या में तो महोबा हो जाएगा सबसे छोटा जिला, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है, ठीक है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा, लखीमपुर खीरी हो जाएगा, है ना, याद रखना है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला प्रयागराज हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला हापुड़, जनसंख्या में सबसे बड़ा प्रयागराज, और जनसंख्या में सबसे छोटा तो महोबा हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार कितनी कह सकते हैं, पहली बार 3 महिला पीएसी बटालियन को गठित किया गया, वो उनका नाम क्या क्या है ना,
तो उनका जो नाम है रानी अवंतीबाई लोधी, ये बदायूं में है। इसको स्थापित किया रानी अवंतीबाई लोधी। ये पीएसी बटालियन, महिला पीएसी बटालियन बदायूं में है। जबकि उदा देवी पासी तो कह सकते हैं ये लखनऊ में है। जबकि उदा देवी लखनऊ। झलकारी बाई कोली तो गोरखपुर। कहाँ पर? झलकारी बाई कोली तो गोरखपुर में पीएसी महिला बटालियन है। नेक्स्ट है विगत परीक्षाओं में जो आए हुए क्वेश्चन है साथियों, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे यूपी पुलिस के प्रतीक चिन्ह में कितनी मछलियाँ होती हैं? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें 2 मछलियाँ होती। कितनी मछलियाँ होती हैं? 2 मछलियाँ होती हैं, याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इधर तीर धनुष होता है, ठीक है, और इधर 2 मछलियाँ होती हैं, याद रखना है। और नेक्स्ट है कि यूपी पुलिस के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो कितने रंग होते हैं? लाल व नीला। याद रखें कितना? लाल व नीला होता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 ईस्वी में प्रयागराज में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1863 प्रयागराज। यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। किसी भी गाड़ी पे लिखा हुआ मिल जाएगा, आप जब कोचिंग जाते हैं रास्ते में तो देख लेना, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक, कहीं भी गाड़ी खड़ी हो तो उसमें देख लेना, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ये यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य है। यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सिग्नेचर भवन गोमती नगर लखनऊ में। तो लखनऊ के गोमती नगर में सिग्नेचर भवन इसका हेडक्वार्टर है यूपी पुलिस का। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, आपको हमने बताया भी था। कहाँ पर? ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल तो ये तो हैदराबाद में है। जबकि भीमराव अम्बेडकर का तो कह सकते मुरादाबाद में है। डॉट 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 भारत सरकार में शीर्ष कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक कौन है? तो भारत सरकार में सबसे बड़ा क्या सिविल सेवा अधिकारी जो होता है वो कैबिनेट सचिव होता है। कौन होता है? कैबिनेट सचिव। इससे बड़ा कोई पद नहीं है, ठीक है, हमारे देश में जो प्रशासनिक सेवा में। इसके बाद कोई भी आईएएस अधिकारी रिटायर हो जाता है जब सबसे बड़ा पद जब प्राप्त करता है। ये सब आए हुए क्वेश्चन देखो साथ, यूपीएससी 2017 में। निम्नलिखित को उच्चतम से निम्नतम पद के क्रम में लगाएं, ये भी आया हुआ है। तो देखो पहले नंबर दिए कैबिनेट सचिव, ठीक है, दूसरा कलेक्टर, तीसरा संभागीय आयुक्त, चौथा प्रमुख सचिव। तो इनमें पूछा गया है कि सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले आ जाएगा कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव के बाद कौन आएगा? कैबिनेट सचिव के बाद आएगा प्रमुख सचिव। कौन सा प्रमुख सचिव? प्रमुख सचिव के बाद आएगा कह सकते हैं कलेक्टर, और कलेक्टर के बाद में आ जाएगा, नहीं, प्रमुख सचिव के बाद आएगा संभागीय आयुक्त, और संभागीय आयुक्त के बाद में कलेक्टर आ जाएगा। कौन आ जाएगा? कलेक्टर। तो देखो साथी कौन सा बन जाएगा, जो कह सकते हैं 1 4 3 2, तो ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा साथियों। ठीक है, सबसे पहले कौन आएगा? कैबिनेट सचिव, फिर प्रमुख सचिव, फिर संभागीय आयुक्त, ठीक है, कमिश्नर कहते हैं, जोनल कमिश्नर, उसके बाद कलेक्टर। कलेक्टर जिले में होता है, ठीक है, आयुक्त तो संभागीय तो मंडल में हो जाएगा, मंडल माने संभाग, ठीक है, कैबिनेट सचिव, फिर प्रमुख सचिव, फिर मंडल आयुक्त, और उसके बाद कलेक्टर। नेक्स्ट, निम्नलिखित को शीर्ष से तल तक, शीर्ष से, देखो ये आए हुए क्वेश्चन है, शीर्ष से तल तक उनके पदानुक्रम के अनुसार लिखें। तो इनमें पूछा गया पुलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस कह सकते हैं उप महानिरीक्षक, तो ये पूछा गया है साथियों। तो इसमें कह सकते हैं, जैसे आप देखिए तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो पुलिस कह सकते हैं अधीक्षक हो गया, है ना, और कह सकते हैं कि पुलिस अधीक्षक हुआ, और पुलिस उपाधीक्षक है, अपर पुलिस अधीक्षक है, और पुलिस उप महानिरीक्षक हो जाएगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट अगला है कि केंद्रीय, हाँ कहाँ गया, ठीक, ये देखो दिया केंद्रीय जांच ब्यूरो। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच से संबंधित न्यायिक शक्तियाँ, तो इसकी जांच से संबंधित जो न्यायिक शक्तियाँ डॉट 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 में निहित हैं। तो किस में निहित हैं? केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच से संबंधित जो न्यायिक शक्तियाँ हैं, जो अधिकार और कर्तव्य प्रदान करती हैं। तो कह सकते हैं जैसे भारत प्रतिरक्षा अधिनियम 1915, नागरिक प्रतिरक्षा अधिनियम 1968, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन अधिनियम 2011, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना अधिनियम। तो दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना जो अधिनियम है 1946 का, इसमें ये बताया गया है कि जो सीबीआई है, सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई की बात कर रहे हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, तो सीबीआई की जांच से संबंधित जो न्यायिक शक्तियां हैं तो किसमें निहित हैं? दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946
में निहित हैं, जो अधिकार और कर्तव्य प्रदान करती हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखें, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम सीबीआई से संबंधित है, जो उसको कह सकते हैं क्या प्रदान करता है, अधिकार और कर्तव्य प्रदान करता है, जांच से संबंधित न्यायिक शक्तियाँ भी देता है। नेक्स्ट है भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो आईएएस है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ होता है। परिवीक्षाधीन का मतलब होता है जब उनका कह सकते हैं कि पूर्णतः स्थायित्व तो नहीं होता है, मतलब पूरा स्थायीकरण नहीं होता है, तो तब उसको प्रोविजनल पीरियड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी विभाग में आप सेलेक्ट होते हैं तो कम से कम 2 साल तक आप प्रोविजनल पीरियड में रहते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसी दौरान तो आपको किसी घटना से बचाव रहता है, कोई घटना आपके खिलाफ ना हो जाए। ठीक है, तो परिवीक्षाधीन अधिकारी को जो प्रशिक्षण है कहाँ होता है, तो ये पूछा गया है। ठीक है, इसका प्रशासनिक सेवा के तो यूपीएसआई में आया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली, नरोन्ना प्रशासन प्रबंधन अकादमी मध्य प्रदेश, भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय हैदराबाद, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी। तो यही सही हो जाएगा, लवसना जिसे कहते हैं, LVSSNA लवसना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है लवसना मसूरी में, उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा सीबीआई के बारे में सही नहीं है। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के बारे में पूछा कि पीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे बेसिक। हाँ ठीक, यह केंद्रीय सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। इसमें 3 विभाग हैं। कितने विभाग? 3 विभाग हैं, भ्रष्टाचार विरोधी विभाग, विशेष अपराध विभाग और आर्थिक अपराध विभाग। दूसरा ऑप्शन ये हो गया, मतलब कौन सा सही नहीं है वो बताना है। यह सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है, एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। ठीक, इसमें कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के इसे कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अधीन रखा गया है। तो इनमें ये पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका कह सकते हैं, इसका हो जाएगा कि यह सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। ये गलत है साथियों, बाद बाकी सही है। केंद्र सरकार की जांच एजेंसी बिल्कुल सही है, 3 विभाग भी है। ठीक है, 3 विभाग, भ्रष्टाचार विरोधी विभाग, विशेष अपराध विभाग और आर्थिक अपराध विभाग, और इसे कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अधीन रखा गया, बिल्कुल सही है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा जो सही नहीं है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय वाला, क्योंकि दिल्ली पुलिस के बताया था हमने, है ना। अगला है कि भारत की अग्रणी तहकीकात संबंधी पुलिस संस्था कौन सी है। तो भारत की अग्रणी तहकीकात पुलिस संस्था, ये भी यूपीएसआई में आ चुका है। तो अपराध कह सकते हैं जांच विभाग, दूसरा अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध जिसे रॉ कहते हैं, दूसरा हो गया इसका यहाँ पे है, और तीसरा केंद्रीय जांच ब्यूरो, और चौथा हो जाए केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो CBC बोल देते हैं, है ना। तो इसका हो जाएगा CBI। तो इम्पोर्टेंट है, अग्रणी तहकीकात संबंधी पुलिस संस्था कौन सी है, तो कह सकते हैं केंद्रीय जांच, CBI हो जाएगा। नेक्स्ट है कि CBI के संस्थापक कौन थे। तो CBI का जो संस्थापक निदेशक कौन थे, तो कह सकते हैं करमचंद जैन, खान बहादुर कुरबान अली खान, DP कोहली, SC मेहता। तो DP जो कोहली हैं वो CBI के संस्थापक निदेशक थे। कौन? DP कोहली CBI के संस्थापक निदेशक। नेक्स्ट है कि IPS के लिए संपर्क नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है। तो IPS के लिए कह सकते हैं कि संपर्क नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण, ये भी साथियों यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्टली आयु हैं। तो मानव संसाधन विभाग जिसे हम शिक्षा मंत्रालय की भी कहते हैं, भारत की लोक सेवा के प्रमुख, गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। तो याद रखना है कि जो IPS के लिए संपर्क नियंत्रित करने वाले प्राधिकरण कौन हो जाएगा, तो गृह मंत्रालय हो जाएगा। कौन? गृह मंत्रालय, याद रखना है। नेक्स्ट है छावनियों। हाँ, छावनियों में वे क्षेत्र जिनमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल है। छावनी बोर्ड ... के नियंत्रण के तहत भारत में नागरिक प्रशासन निकायों में से एक है। तो पूछा गया है, फिर सुनेंगे, छावनियों में वे क्षेत्र जिनमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल हैं। छावनी बोर्ड
डॉट डॉट के नियंत्रण के तहत भारत में नागरिक प्रशासन के निकायों में से एक है। जैसे छावनी बोर्ड कहेंगे, जैसे आप जाते हैं कि कैंट है, आगरा कैंट सुना है, तो ऐसे ही तो छावनी स्टेशन बोल देते हैं ना। तो वहाँ पर सेना कर्मचारी भी रहते हैं, नागरिक आबादी भी रहती है, तो दोनों शामिल हैं, ठीक, छावनियों में। तो छावनी बोर्ड डॉट 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 तो रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण के तहत भारत में नागरिक प्रशासन निकायों में से एक है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का पद, तो जो प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी होते हैं निम्न में तीन लिखा है, निम्न में तीन जो हैं प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का पद समान दर्जे का है, उसे चुने जो दूसरे दर्जे के बराबर नहीं है। दूसरे के दर्जे मतलब इनके अंतर्गत नहीं आता, तीन तो समान है, ये भी PSI का है। तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मंत्रिमंडल सचिव, पुलिस महानिदेशक ऑब्लिक खुफिया ब्यूरो निदेशक, और चौथा हो जाएगा भारत सरकार के अपर सचिव ऑब्लिक राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव। तो ये चौथा ऑप्शन है। तो इसका जो आंसर है वो मंत्रिमंडल जो सचिव है, ये दूसरा आंसर है, ये इनके बराबर नहीं है। जबकि जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक हुआ, पुलिस महानिदेशक मतलब DGP या खुफिया ब्यूरो निदेशक हुआ, और कह सकते हैं जो यहाँ भारत सरकार के अपर सचिव है या राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव, ये बराबर होते हैं। नेक्स्ट है भारत में अन्य सभी सिविल सेवाओं की तुलना में परिवीक्षाधीन पर्यटन के तहत अपने प्रशिक्षण का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। तो कह सकते हैं कौन करता है, तो जो कह सकते हैं जो IFS जो वन सेवा के अधिकारी होते हैं, IFS होता है, इनको सबसे ज़्यादा पर्यटन के लिए खर्च किया जाता है, तो प्रशिक्षण के दौरान, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है भारत में अन्य सभी सिविल सेवाओं की तुलना में परिवीक्षाधीन का मतलब जब उनका कह सकते ट्रेनिंग पीरियड चल रहा होता है उस दौरान की बात कर रहे हैं। तो परिवीक्षाधीन पर्यटन के तहत अपने प्रशिक्षण का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं, तो कौन होता है, तो IFS को किया जाता है, ठीक है, IFS। भारतीय पुलिस सेवा में कितने स्टेट कैडर होते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। तो पुलिस सेवा में स्टेट जो कैडर होते हैं वो कह सकते हैं 26, याद रखना। उस पहले 24 थे लेकिन अब वर्तमान में 26 हैं, याद रखना है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा सुरक्षा बल कौन सा है, दिए गए विकल्प में से कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो सुरक्षा बल है CISF, CRPF, BSF, ठीक है, और ITBP। तो सीधा है CRPF हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, विश्व का सबसे बड़ा सुरक्षा बल, अच्छा ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे ये भी हो जाएगा कि सुरक्षा बल सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल भी कह सकते हैं इसको, क्या कहेंगे, CISF को औद्योगिक सुरक्षा बल, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो कौन CISF हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है, जबकि हमारे भारत में CRPF है। नेक्स्ट है भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे। तो सिविल सेवा के जो पहले प्रमुख थे हमारी आज़ादी के बाद में, ऑप्शन दिया है कि सिकंदर वक्त हो जाएगा, सिकंदर वक्त, गोविंद नारायण, NR पिल्ले या BR कृष्ण अय्यर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा गोविंद नारायण। भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे, गोविंद नारायण, ठीक है। नेक्स्ट है CID की बात करें, भारतीय अपराध जांच विभाग के जनक किसे माना जाता है। तो भारतीय अपराध जांच विभाग का जो जनक है वो कह सकते हैं वो खान बहादुर कुर्बान अली खां, या राय बहादुर पंडित शंभूनाथ, या DP कोहली, या करमचंद जैन। तो इसके हो जाएंगे राय बहादुर पंडित शंभूनाथ, ये CID के जनक माने जाते हैं, ठीक है। CID के जनक कौन हैं, राय बहादुर पंडित शंभूनाथ, CID भारतीय अपराध जांच विभाग, ठीक है, CID याद रखना है। यूपी पुलिस का नया मुख्यालय कहाँ पर प्रस्तावित है, तो लखनऊ में, ठीक है, पहले प्रयागराज में था तो लखनऊ में ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, आ चुका लेकिन क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। तो यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया जो कांस्टेबल होता है उसकी बात करें या कोई पुलिस है लेकिन सेम क्वेश्चन यही पूछा गया था यूपी कांस्टेबल में साथियों, जो 2019 का था, ठीक है। तो शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता और भाषा परीक्षण। तो देखो आप लोग एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसमें सीधा याद रखना है, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। वो सब पता है क्वेश्चन क्यों पूछा गया, शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक, आपका शारीरिक परीक्षण होता, दौड़ होती है ना, और PST भी होती है, हाइट, चेस्ट, वेस्ट,
वेट है ना। तो शैक्षिक योग्यता पढ़ाई तो है ही, एग्ज़ाम होगा। आयु पात्रता भी है, आयु के लिए तो अभी 3 साल की छूट मिली, कितना धरना हुआ लखनऊ में। लेकिन भाषा परीक्षण कुछ नहीं है, ठीक है। ये पता क्यों क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 2018 में पहली वैकेंसी आई थी उसमें बहुत सारे लोग रेस में बाहर हो रहे थे, तो इसका मतलब लोगों को पता नहीं था, इसलिए फिर उन्होंने ये भी पूछा था कि कितनी दौड़ मांगते हैं, तो दूसरी शिफ्ट में इसको पूछ लिया, ठीक है, ऐसे था। नेक्स्ट है, यूपी पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? तो यूपी पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? तो पता ही है, मछली है, ठीक है, याद रखना। आया हुआ स्टार्टिंग बताया था हमने आपको, 2019 यूपी कांस्टेबल में आया हुआ है साथियों, ठीक है, यूपी कांस्टेबल 2019। नेक्स्ट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, ये वाला क्वेश्चन जो आपको खुद बताना है, ठीक है, तो महिलाओं का भी बताएंगे, ठीक है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की ज़रूरत होती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल देखो आया है, तो 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, यही सही हो जाएगा। महिलाओं को, तो महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर, ठीक है। महिलाओं के लिए कितना है? 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर, ये नोटिफिकेशन में पढ़ लेना, ठीक है, याद रखेंगे। तो महिलाओं को कितना होता है कि 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर, कि पुरुषों का 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर नहीं होता है, 4800 मीटर होता है, ठीक है। भारत सरकार व्यवसाय समव्यवहार नियम और भारत सरकार व्यवसाय का आवंटन नियम के प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो कह सकते हैं यूपीएसआई में आ चुका है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिवालय। तो मंत्रिमंडल सचिवालय इसके लिए जिम्मेदार, किसके लिए? भारत सरकार डॉट के लिए। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा द्वारा बदल दिया गया? तो सीधा सीधा हो जाएगा 1948। तो 1948 में कह सकते हैं कि भारतीय इंपीरियल पुलिस को आईपीएस में भारतीय पुलिस सेवा में बांटा गया, ठीक है। नेक्स्ट, या कैसे बदल दिया गया? भारतीय वन सेवा के कैडरों का ऑब्लिक के नियंत्रक, वन सेवा के जो कैडर हैं या ऑब्लिक के नियंत्रक प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन सा या से हैं? तो ऐसे समझेंगे, तो आईएफएस की बात कर रहे हैं कि जो कैडर हैं का उनका नियंत्रण प्राधिकरण कौन सा हो जाएगा? तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अध्यक्ष, भारतीय लोक सेवा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो सीधा सीधा है, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो पर्यावरण, आईएफएस का पूछ रहा था, वन सेवा का जो प्राधिकरण है, ठीक है, पर्यावरण हो जाएगा, इससे संबंधित वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, आईपीएस के लिए नियंत्रण अधिकारी होते हैं, तो आईपीएस के लिए जो नियंत्रण अधिकारी कौन होता है? तो आईपीएस के नियंत्रण अधिकारी होता है कौन? गृह मंत्रालय, याद रखना है, कौन? गृह मंत्रालय। डॉट देखो ऑप्शन है, ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। तो प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका कौन निभाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव। तो देखो, तो जो मंत्रिमंडल सचिव होते हैं ये प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका ने, सीधा सीधा है, मंत्रिमंडल सचिव, कैबिनेट सचिव, फिर मुख्य सचिव, ये सब आ जाते हैं। मंत्रिमंडल सचिव प्रशासनिक सेवा के होते हैं, सचिव सेक्रेटरी कहते हैं, एक तो सरकार चलाते हैं, ठीक है। भारत का पहला साइबर पुलिस सिस्टम स्थापित किया, तो कहाँ पर स्थापित किया गया? पहला साइबर पुलिस थाना, तो ये यूपी कांस्टेबल 2018 में आया था। तो कह सकते हैं कि पहला साइबर पुलिस थाना ये बेंगलुरु में स्थापित किया। कहाँ पर स्थापित किया गया? तो बेंगलुरु में। अगला है, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के पद में से किस पद आधारित हैं? तो कह सकते हैं यहाँ पर दिया है, पर हो जाए, किस पर आधारित, ठीक है। तो लोकपाल और लोकायुक्त, ये यूपी उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर में आया था साथियों। तो रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम भी लगा हुआ है सेम, ठीक है, समझ लेंगे। यहाँ दिया है कि जो स्कैंडिनेविया का ओम्बुड्समैन है, तो स्कैंडिनेविया का ओम्बुड्समैन का जो पद होता है, ठीक है, तो किस पद पे आधारित है? पद ही है यहाँ पे, किस पद पे? तो लोकपाल लोकायुक्त का जो पद है ये स्कैंडिनेविया के ओम्बुड्समैन पद के समान है, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना जो है, भारतीय सेना सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है?
तो यूपीएसआई 2011 में आया था ये। भारतीय सेना सेंट्रल कमांड का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में हो जाएगा। अगला पॉइंट है वायुसेना के पद एयर मार्शल के समतुल्य थल सेना में पद कौन सा हो? तो जो सेना में पद रैंक होते हैं वो तीनों के आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है साथियों, ठीक है, कि नेवी, एयरफोर्स, आर्मी में, ठीक है, तो एडमिरल है ना, एयर चीफ मार्शल, जनरल, इन सबको याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे दिया एयर मार्शल, तो वायुसेना में यदि एयर मार्शल है तो थल सेना में क्या होगा? तो थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लेफ्टिनेंट जनरल। नेक्स्ट है कि यूपी पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? यूपीएसआई 2011 में आया हुआ है साथियों। तो उपाधीक्षक की भर्ती हो, परीक्षा हो, साक्षात्कार हो, वो कौन कराएगा? यूपी पुलिस, यूपी लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगा साथियों। कौन कराएगा? यूपी लोक सेवा आयोग। हमने आपको डीएसपी का भी बताया था, ठीक है, तो डीएसपी कहते हैं। नेक्स्ट है कि यूपी रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? तो उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में तो कह सकते हैं कुल 6 अनुभाग हैं। कितने अनुभाग हैं? 6 अनुभाग। यूपीएसआई 2011 के हैं ये। तो वो कौन कौन से हैं 6 अनुभाग? मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, झांसी। इन 6 को याद कर लेना है कि यूपी रेलवे पुलिस में कितने अनुभाग हैं? 6। मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा और झांसी। अगला क्वेश्चन है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस का नियुक्ति अधिकारी अब कौन है? याद रखना है कि उप निरीक्षक की बात कर रहे हैं, नागरिक पुलिस का नियुक्ति अधिकारी आपको हमने जोनल बताया था साथियों। कौन बताया था? तो ये देखो लिखा भी, उप महानिरीक्षक जोनल, पता है डीआईजी जोनल कहा था तो परिक्षेत्र हो जाएगा। उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र, हिंदी में दिया है एकदम, आ चुका है साथियों क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वही है, रिपीट हो रहे हैं। यूपी आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये कह सकते हैं कि 1948 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1948। अगला पॉइंट है कि जीडी तथा सीडी के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मोहर लगी रहती है? तो जीडी या सीडी के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मोहर लगी रहती है? तो कह सकते हैं कि इसका हो जाएगा पुलिस अधीक्षक की। किसका? पुलिस अधीक्षक। यूपीएसआई में आ चुका है साथियों, पुलिस अधीक्षक। नेक्स्ट है कि सभी रकमों को जो प्राप्त या वितरित की गई हों, मतलब जो खर्च हुई है, प्राप्त की हों, थानों पर किस पुलिस प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा? तो कौन सा पुलिस प्रपत्र होगा इसमें सभी रकमों को दर्ज किया जाएगा? तो हो जाएगा प्रपत्र 214, 2011 यूपीएसआई में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है अराजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी, अराजपत्रित मतलब जो नॉन गजेटेड हैं, अराजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, ठीक है ना, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे? तो कौन इसका कैसे अनुमोदन करेगा? कोई भी सामग्री है, किस रंग की होगी, कैसी बनावट होगी, कैसी वर्दी है ना, किस प्रकार की वर्दी पहनेंगे? तो जो भी अराजपत्रित हैं, जैसे कह सकते हैं दरोगा है ना, कांस्टेबल हैं, तो ये जो सब हैं तो किस पे आधारित होगा? यूपीएसआई 2011 में आ चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुलिस महानिदेशक, डीजीपी। तो कौन निर्धारित करेगा? डीजीपी निर्धारित करेगा, याद रखेंगे। तो ठीक है साथियों, तो इसी के साथ कह सकते हैं कि मैं आपको एक सूचना देना चाहूँ कि जो भी साथी पुलिस की तैयारी करते हो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा रही है। और रेडियो ऑपरेटर हो, हेड ऑपरेटर या असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए आप साइंस का स्पेशल क्लास का ले सकते हैं। कह सकते हैं कि जो हमारा ज्ञान RVL ऐप है साथियों, ये गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। जो मात्र 149 रुपये में आपको बहुत ही बेहतरीन कैसे से साइंस मिल जाएगी। और जो कनिष्ठ सहायक है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं। जो 5512 पद हैं, 5512, ठीक है, उसके लिए कह सकते हैं जो कनिष्ठ सहायक के फॉर्म पड़े हुए हैं उसमें ये खबर मिलने को आ रही कि जितने फॉर्म पड़े सभी लोगों को बुलाया जाएगा। ये चांस लग रहे हैं, फिर देखते हैं कट ऑफ कितनी जाती है। तो सभी लोग इसकी तैयारी करते रहे, बहुत ही अच्छी जॉब होती है साथियों। और कह सकते हैं कि इसके लिए भी आप हमारे ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करें ज्ञान RVL को, और हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी टीम तैयारी करवा रही है, ठीक है, जिसमें आपको खुद पता ही होगा, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे खुद टीचर सिलेक्टेड हैं इसमें। ठीक है साथियों,
तो जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं लगे रहें आप लोग और मेहनत करते रहें, ठीक है, जल्दी सेलेक्ट हो जाएं। और ये इतनी बड़ी भर्ती है, इसको मौके को चूकना नहीं है। ऑल दी बेस्ट।